हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम एक और बेहद ही धमाकेदार क्लास के साथ मिल रहे हैं, क्योंकि आज हम हिंदी के 10, 20, 30 नहीं, हम पूरे 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करने वाले हैं, बहुविकल्पीय जो आपके क्वेश्चंस में 10 आते हैं। तो यहाँ से अगर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो शायद अगर हमारा लक अच्छा रहा या मतलब आप सभी का लक अच्छा रहा, तो यही क्वेश्चन एग्जैक्ट आपके पेपर में मिल जाएंगे। और मिलेंगे ही नहीं, मिलेंगे ही, पूरे के पूरे नहीं तो आपको 4, 5, 6, 7, 8 तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि कोई बाहर से नहीं दे रहा है। और आपको हिंदी साहित्य में बहुत सारी टेंशन हो जाती है कि कहाँ से हम तैयार करें, ये कहीं सिलेबस से बाहर से आता है। तो ये जो गलती है आपके दिमाग में, जो गलतफ़हमी है, उसको एकदम निकाल दीजिए। आपकी बुक में ना जो लेखक हैं, जो कवि हैं, जो हिंदी साहित्य है, उसी से क्वेश्चन्स आते हैं। 1-2 जो होता है वो उठा के दे देता है आपका पीछे से, कहीं किसी महत्वपूर्ण लेखक या किसी कवि की रचना, या तो हिंदी साहित्य में प्रथम युग के बारे में पूछ देता है, लेकिन ज़्यादातर आपके बुक से ही आएगा। तो उसके लिए हम प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, तो बस आप प्रैक्टिस पे ध्यान दें। और अगर आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते चलेंगे तो आपको एमसीक्यू बनते चले जाएंगे और आपका जो टारगेट है 90 प्लस 95 प्लस का, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और बिना एमसीक्यू प्रैक्टिस के आपका वो जो लक्ष्य है वो अधूरा रह जाएगा। तो प्लीज सेशंस को एंड तक देखें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा मिल जाता है कि बाण भट्ट भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, यानी जो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं वो कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, प्रोजी सुंदर रेड्डी। तो देखिए, अब इस क्वेश्चंस में आपको इस क्वेश्चंस का आंसर ही नहीं केवल देना है, आपको ध्यान में रखना है कि मतलब ये क्या क्या चीजें हैं। जैसे कभी पूछ देगा कि भाई की बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है, या मतलब आपको नाम ही दे देगा उस लेखक का और पूछेगा कि ये मतलब इनकी रचना क्या है। तो आपको सब कुछ ध्यान में रखते चलना है। तो यानी जो बाणभट्ट की आत्मकथा है वो रामचंद्र शुक्ल की भी नहीं है, प्रोजी सुंदर रेड्डी की भी नहीं है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की भी नहीं है। वो है किसकी? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। यानी हमारे पास इसका पहला ऑप्शन सही हो जाता है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, वही हिंदी बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक के रचयिता हैं। अब हमारे पास आ जाता है भारत दूरदर्शा नाटक के रचनाकार है। अब देखिए, कभी कभी आपसे क्वेश्चन यहाँ पे फिर पूछा जा सकता है यहाँ से कि जो भारत दूरदर्शा है वो किस विधा की रचना है, और आपको बताना होगा कि कहानी है कि नाटक है कि उपन्यास है। तो देखिए, अगर आप इस क्वेश्चंस को देखते हैं तो एग्जैक्ट यही नहीं क्वेश्चन आया, जब विधा पूछ दे तब भी आप उसको आंसर कर सकते हैं। यानी जो भारत दूरदर्शा है वो एक नाटक है, और ये किनकी है? वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। श्याम सुंदर दास की भी नहीं है, बालकृष्ण भट्ट की भी नहीं है, और प्रताप नारायण मिश्र की भी नहीं है। ये भारत दूरदर्शा जो हो गया वो किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो हम यहाँ से याद रख सकते हैं कि भ से इनका भी नाम है और भ से भारत दूरदर्शा भी है। तो ये रचनाएं हो जाएंगी हमारी उनकी। अब हम मूव करते हैं तीसरे क्वेश्चन पे कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना है पद्मावत, सुरसागर, रामचंद्रिका। तो देखिए, जो पद्मावत हो गया, सुर रामचंद्रिका हो गया, ये तो हमारे रामचंद्रिका केशव मौर्य की है और ये ऋतिक काल में आ जाता है। फिर सुरसागर भी भक्ति काल में मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत है। तो ये तीनों तो होंगी नहीं, यानी ये भी नहीं, ये भी नहीं। हमें क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना होता है, यानी चांद का मुंह टेढ़ा है, यही आपके पास हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना है। अब हम मूव करते हैं चौथे क्वेश्चन पे कि छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है। हमने आपसे पिछले क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी कहा था कि आप युग से क्वेश्चन जरूर कर लेंगे। आप युग वाला जो भी होगा उसको तैयार कर लेंगे ताकि युग से क्वेश्चन आए तो आपको छूटे नहीं। जैसे कि पिछले हमने देखा था कि रीतिकाल के कौन सी मुख्य विशेषता थी, और यहाँ पे आ गया कि छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है? प्रकृति चित्रण, युद्ध वर्णन, यथार्थ चित्रण की भक्ति प्रधानता। तो प्रकृति चित्रण जो है वो छायावाद की मुख्य विशेषता है। जैसे छायावाद की कवि थी महादेवी वर्मा,
तो उन्होंने प्रकृति के बारे में ऐसे कुछ वर्णन किया था। तो बहुत सारे इसमें के जो भी लेखक और कवि हैं वो थोड़ा प्रकृति पे ध्यान दिए, तो यानी इसकी मुख्य विशेषता थी प्रकृति चित्रण। फिर आगे आपके पास तार सप्तक का संपादक है। पीछे पूछा गया था आपसे कि तार सप्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ था, तो हमने देखा था कि वो सन आपके पास क्या था, 1943 था। यानी जब भी प्रकाशन वर्ष पूछे, प्रकाशन वर्ष, तो हम यहाँ से प्रकाशन वर्ष आप अगेन याद रखेंगे कि 1943 में हुआ था। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया कि किसने किया था, तो वो किया था अज्ञेय जी ने। सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने ये किया था आपके पास तार सप्तक का संपादक। तो आ गया कि अज्ञेय आपके ऑप्शन मिल गया, तो यानी हमारा ये करेक्ट हो गया। तो देखिए हर एक क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं, इसीलिए अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यहाँ से सब कुछ इससे होता चला जाएगा। अब हम देखते हैं कि श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक हैं। श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, विनय श्रीनिवास मिश्र। कौन है यहाँ पे? तो वह है रामचंद्र शुक्ल जी। श्रद्धा और भक्ति। और देखिए फिर अगेन यहाँ से पूछा जा सकता है कि श्रद्धा और भक्ति किस विधा की रचना है, तो हमें यहाँ से पता चल गया कि ये क्या है, एक निबंध है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो अब आप वो भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। अब हम 7वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं। फिर देखिए हमने क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है कि आप अगर इस क्वेश्चंस को घुमा के पूछे तब भी अगर आप ये प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप आंसर आराम से कर लेंगे। तो जैसे पूछ सकता है कि रंगभूमि किस विधा की रचना है, जैसे इसका हमने देखा तो ये क्या है, उपन्यास है। और ये किसका है, वृंदावनलाल वर्मा की, कि जयशंकर प्रसाद की, कि चतुरसेन शास्त्री की। तो जयशंकर प्रसाद तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी हम बहुत सारी रचना जैसे लहर होता है, इरावती होता है, झरना होता है, आंसू होता है, ये सारी आंधी, ये है इनकी। तो हम प्रेमचंद्र जी लगा लेंगे। प्रेमचंद्र है रंगभूमि के, याद रखिएगा ये महत्वपूर्ण है बहुत ही। फिर आ जाता है कर्मनासा की हार कहानी के लेखक है। तो अगेन जो कर्मनासा की हार है वो किस विधा की है, तो वो कहानी है। तो इसके लेखक कौन है, तो शिव प्रसाद सिंह है। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जी कर्मनासा की हार के लेखक हैं। फिर आपके पास आता है परिवर्तन किस विधा की रचना है, नहीं, परिवर्तन किस कवि की रचना है। अभी आपसे विधा नहीं पूछा गया है, तो परिवर्तन किस कवि की रचना है, सुमित्रानंदन पंत जी की, कि निराला जी की, कि रत्नाकर जी की, कि धूमिल की। तो सुमित्रानंदन पंत जी हैं, यही परिवर्तन के लेखक हैं, कवि हैं। अब आ गया आपके पास कि लहर काव्य कृति के रचनाकार हैं। जैसे कि अभी आपने देखा, हमने बताया कि लहर, झरना, आंसू, इरावती, तितली, आंधी, ये सब किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। तो जैसे ही आ गया लहर काव्य कृति, तो हम किसको लगा देंगे, जयशंकर प्रसाद की। तो यहाँ पे आपके होते हैं 10 क्वेश्चंस कंप्लीट। तो इस तरीके से आपने 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली। अगर इस 10 क्वेश्चन में से अगर घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि अगर आप इस सेशंस को देख के जाते हैं, प्रैक्टिस करके जाते हैं, तो आप उसे छोड़ के तो कभी नहीं आएंगे। तो आइए अब हम आगे की तरफ। अब हमारे पास आ चुका है 11वां नंबर कि भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है, मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र, राम प्रसाद निरंजनी, की मुंशी इंसा अल्लाह खान। तो जो राम प्रसाद निरंजनी हैं, यही है भाषा योग वशिष्ठ के लेखक। तो 11वां हमारा ये हो गया। फिर आपके पास आ जाता है कि राय कृष्णदास गद्य साहित्य के किस युग के लेखक हैं। तो फिर हमारे पास आ चुका है क्वेश्चंस युग वाला। तो जो राय कृष्णदास है वो किस युग के हैं, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादोत्तर युग, की छायावादी युग। तो ये है आपके पास छायावादी युग के। तो आप एक और याद रखेंगे, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, ये लोग भी छायावादी युग के ही कवि हैं। तो कभी कभी आपसे ऐसे एक एक नंबर के निश्चित उत्तरे में पूछ सकता है ये आपसे कि छायावादी युग के 2 कवियों के नाम लिखिए, तो आप लिख सकते हैं। 3 आपको याद हो गया, राय कृष्णदास, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद।
अब आपके पास आ गया कि अष्टयाम के रचयिता कौन है? गोकुलनाथ, वल्लभाचार्य, तुलसीदास कि नाभादास? ये थोड़ा-सा आपके क्वेश्चंस बुक से मतलब थोड़ा-सा अलग है, लेकिन अगर हिंदी साहित्य में जाए तो हमें मिल ही जाएगा। तो अष्टयाम बहुत ही फेमस है एक, अक्सर करके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो अष्टयाम नाभादास की रचयिता के द्वारा रचित की गई है। फिर उसके बाद आ जाता है कि साहित्य लोचन गद्य की विधा है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि विधा पे क्वेश्चंस जरूर आते हैं, तो आपके पास विधा पे क्वेश्चंस आ गए हैं कि साहित्य लोचन। अगर आप इस वर्ड को तोड़ें तो आपके पास साहित्य आलोचन आ जाता है। तो जब ये साहित्य आलोचन है तो आलोचना भी आपकी एक विधा है, यानी हो जाएगा इसका आंसर आलोचना। तो अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो देखिए, एग्जाम्स में आपकी जो एग्जाम स्ट्रेटेजी होने वाली है वो तो यही होने वाली है कि सबसे पहले आपको जो क्वेश्चंस आ रहा है उसी को अच्छे तरीके से लिखेंगे। फिर अगर जो क्वेश्चंस नहीं आ रहा है तो फिर उसको टाइम देंगे और थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको याद तो जरूर आ जाएगी, अगर आप उसको टाइम देंगे तो। अब आ जाते हैं हम कि हरिश्चंद्र को भारतेंदु युग की पदवी से सुशोभित किया गया था। यानी जो हरिश्चंद्र जी थे, इनका नाम तो हरिश्चंद्र था, लेकिन कब इनको भारतेंदु कहा जाने लगा? किस सन से कहा जाने लगा? क्या वो 1860 था, 1865, 1875? तो वो था आपके पास 1880 से हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि मिल गई, यानी भारतेंदु युग में आ गए लोग। अब आपके पास अशोक का फूल निबंध है और इस पे मान लीजिए इसमें तो पूछा गया कि ये किस प्रकार का निबंध है, क्योंकि निबंध के भी क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। निबंध भी कई प्रकार के आते हैं, तो उनके प्रकार हमें बताना है कि ये मनोवैज्ञानिक था, बुद्धि प्रधान था, कि ऐतिहासिक निबंध था, कि ललित निबंध था। तो ये थोड़ा-सा हटके है कि आपको निबंध के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि हाँ, किस प्रकार का होता है। तो अशोक का फूल चैप्टर पढ़ेंगे ना तो वो मनोवैज्ञानिक तो बिल्कुल भी नहीं है, बुद्धि भी उसमें वो नहीं किया गया है और कुछ इतिहास से भी बातें नहीं की गई हैं, कुछ रंग ऐसे रूप में की गई है ना, मतलब तो वो है ललित, ललित निबंध के अंतर्गत आ जाता है। तो आपके पास ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं कि कन्यादान निबंध के लेखक हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्यादान जो निबंध है उसके लेखक कौन है? क्या वो मोहन राकेश हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, कि रामकृष्ण बेनपुरी जी हैं, कि सरदार पूर्ण सिंह जी हैं? तो सरदार पूर्ण सिंह जो हैं वो कन्यादान निबंध के लेखक हैं। और आपसे दूसरा इसका जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कि कन्यादान किस विधा की रचना है? तो आपके पास वो क्या है? निबंध है। तो आपका यहाँ से ये भी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाता है फिर हिंदी साहित्य से क्वेश्चन कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। जो खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य लिखा गया था वो क्या था? वैदेही वनवास, साकेत, कामायनी कि प्रिय प्रिय प्रवास? तो वो था प्रिय प्रवास, जो था ये इस खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य लिखा गया था। अब हम आते हैं 19वें क्वेश्चन पे कि बाल बोधनी के संपादक हैं। बाल बोधनी के संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठा निराला जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, कि जयशंकर प्रसाद जी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो अभी आपने देखा कि भारत दूरदर्शा बाल बोधनी, यानी एक तरीके से ना ये अब मतलब सबको परिचित करवाना चाहते थे कि अपने समाज से, तो इसीलिए वो भारत की दुर्दशा इस तरीके का उन्होंने मतलब निबंध कहानी जो भी था वो लिखे थे। तो ये भी बाल बोधनी है, तो ये भी एक प्रकार के हमारे समाज के लिए संदेश ही देना चाहते हैं, तो वो भी आपके पास क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का हो गया। अब ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि नागरी प्रचारी सभा की स्थापना हुई थी। नागरिक प्रचारी सभा की जो स्थापना है वो किस युग में हुई थी? द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, छायावाद युग में, कि प्रगतिवाद युग में? किस युग में हुई थी नागरिक प्रचारी की सभा का स्थापना? तो वो द्विवेदी युग में हुई थी, द्विवेदी युग में हुई थी। और आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन द्विवेदी युग पे पूछा जा सकता है कि जो द्विवेदी युग है वो किसके नाम पे मतलब द्विवेदी युग रखा गया था?
क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी थे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। तो इन दोनों में थोड़ी सी कंफ्यूजन बच्चों को हो ही जाती है, क्योंकि इन दोनों के नाम में आता है द्विवेदी और हो जाती है यहीं पे मिस्टेक। तो यही सिली मिस्टेक है, अगर हम प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो ये सिली मिस्टेक हमारे नंबर को कट आउट करते चले जाएंगे। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि आप तो पूरे अच्छे तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, तो आपसे तो सिली मिस्टेक्स नहीं होने वाली है और आप पूरे यहाँ से जो भी आपके पास नंबर है 10 आउट ऑफ 10 आप लेके आएंगे ही। यहाँ से 10 आउट ऑफ 10 आना ही चाहिए आपका, क्योंकि यही जो नंबर है आपको पूरे मिल सकते हैं, आप अच्छे से लिख के चले आए तो। यहाँ होते हैं हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट और अभी भी हमारे पास बचे हैं 30 क्वेश्चंस। तो आइए हम उन 30 क्वेश्चंस पे करते हैं मूव, और बस आप सेशंस को अच्छे से देखते रहिए, फिर आपको सारी चीजें समझ में अच्छे से आती चली जाएंगी। अब 20 क्वेश्चंस पूरे होने के बाद हम आ जाते हैं अपने 21वें क्वेश्चंस पे, और 21वां क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत बार पूछा जाता है। आप यहाँ पे VVIP मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी लगा लें कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। जो बालकृष्ण भट्ट हैं उनके द्वारा कौन सी पत्रिका संपादित की गई थी? माधुरी, प्रभा, इंदु की हिंदी प्रदीप? तो वो थी हिंदी प्रदीप। यहाँ से यही पत्रिका उनके द्वारा क्या गई थी? प्रकाशित की गई थी, संपादित की गई थी। अब फिर उसके बाद आ जाता है कि भारतेंदु युग के लेखक हैं। अब प्रताप नारायण मिश्र, राहुल सांकृत्यायन, वासुदेव शरण अग्रवाल, जयशंकर प्रसाद। ओ नो, यहाँ तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी मिले ही नहीं। अगर वो मिल जाते तो थोड़ी सी आसानी हो जाती। भारतेंदु मिल रहा है भाई, उनको भारतेंदु दिया भी गया था, मतलब किस सन में, और इससे थोड़ा सा हमारा अच्छा सा बन जाता। लेकिन सैड, यहाँ पे तो उनका नाम मिला ही नहीं। यहाँ पे तो ऐसे ऐसे लेखक मिल गए जो कि हमें कर रहे हैं कंफ्यूज। तो एक को तो हम एलिमिनेट कर लेंगे कि जयशंकर प्रसाद, ये तो भाई छायावादी युग के थे, तो इनका तो पत्ता पहले ही कट आउट हो गया। वहां से वासुदेव शरण अग्रवाल, ये भी नहीं है। राहुल सांकृत्यायन, ये भी नहीं है, तो यात्रा वृत्तांत थे, ये भी नहीं। इसके बाद तो जो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, यही भारतीय युग के क्या हैं? लेखक जी हैं। अब हम आ जाते हैं 23वें क्वेश्चन पे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने आचार्य की उपाधि दी थी? जैसे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का पूरा नाम अगर हम पढ़ते हैं तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। यानी जो आचार्य वर्ड इन्हें दिया गया था वो किस संस्था ने दिया था? हिंदी साहित्य सम्मेलन ने दिया था कि काशी नागरिक प्रचारणी ने दिया था कि केंद्रीय शिक्षा संस्थान ने दिया था कि संपूर्णानंदन विश्वविद्यालय ने दिया था? तो वो दिया था काशी नागरिक प्रचारणी ने दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को आचार्य का उपाधि। अब हम आते हैं कि द्विवेदी युग किसके नाम पे पड़ा? ओह नो, अभी हमने इस क्वेश्चन की चर्चा की और वो क्वेश्चन हमारे पास आ गया। तो वो कहते हैं ना कि अगर हम किसी का नाम लेते हैं तो वो याद आ जाता है, बस कुछ की आने लगती है। तो ये देखो भाई, ये तो क्वेश्चन ही मिल गया कि द्विवेदी युग किसके नाम पे पड़ा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार। भाई इन दोनों को तो हम कट आउट कर देंगे कि ये तो होने वाले हैं नहीं, क्योंकि ये तो वैसे ही द्विवेदी युग के कभी है ही नहीं, तो होंगे कहाँ से? और इनके नाम में भी द्विवेदी नहीं है। कंफ्यूजन जो बनती है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नहीं है आपके पास, है कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ही द्विवेदी युग पड़ा था। अब हम आ जाते हैं फिर कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। यानी जो सरस्वती पत्रिका संपादित हुई थी, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी वो किस सन में संपादक बने? 1903, 1920, 1925, 1947। तो 1903 में बने थे ये हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, सरस्वती पत्रिका के संपादक। अब हमारे पास आ गए हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी, और हर ईयर ये मिल ही जाते हैं। तो भाई ये कभी बहुत ही है प्रिय, तो इन्हें आप भूलेंगे नहीं। तो वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया है?
यानी जो आपके बुक में राष्ट्र का स्वरूप है, वो किसी निबंध संग्रह से लिया गया है, क्योंकि वो एक निबंध है। तो जो निबंध संग्रह है, तो वो किस निबंध संग्रह से लिया गया है? धरती पुत्र, पृथ्वी पुत्र, राष्ट्र चेतना, सांस्कृतिक गौरव। तो वो लिया गया है पृथ्वी पुत्र से। राष्ट्र का स्वरूप निबंध पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह से लिया गया है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कि एकांकी सम्राट कहा जाता है, किसे कहा जाता है एकांकी का सम्राट? राम कुमार वर्मा, हरे कृष्ण प्रेमी को, सेठ गोविंदनाथ दास को, कि मोहन राकेश को? तो एकांकी का सम्राट जो है वो है राम कुमार वर्मा जी, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी एकांकी लिखी थी। फिर आपके पास 28 क्वेश्चंस आ गया है कि भक्तमाल के कवि हैं। जो भक्तमाल है रचना है, उसके कवि कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रहीम, देव, सोहनलाल द्विवेदी। तो वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपने एक चीज नोटिस किया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचनाएं हैं वो अक्सर करके भ से स्टार्ट हो रही हैं। तो आप थोड़ा सा अगर नहीं पढ़े हैं, तो अगर एग्जाम में कुछ तुक्का लगाने का अगर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, मतलब लगाने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा समझ के लगाइएगा कि भाई इनके नाम में भ आ रहा है और किसी रचना के आगे भी भ है, तो वहां पे टिक्का लगा दीजिए कि हाँ। देखिए, हमने देखा था भारत दूरदर्शा, वो भी भारतेंदु हरिश्चंद्र, भक्तमाल वो भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ही है। अब हम आ जाते हैं 29 क्वेश्चंस पे कि कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं लिखी है। और यही पे कहते हैं करते हैं बहुत सारे हमारे प्यारे स्टूडेंट, हमारे प्यारे भाई बहन गलतियां, क्योंकि ये जो नहीं छिपा हुआ रहता है वो उनको देखने में कर देते हैं मिस्टेक्स। और वो जैसे ही देखते हैं अरे भावेरी अहेरी सुनहरे सवाल इतने, जिसपे उनकी नजर जाती है ना, अक्सर करके इतियलम, ये जो रचना है वो अज्ञेय जी की है, बहुत बार आता है, तो वो तुरंत इस पे टिक लगाने जाते हैं। तो प्लीज इस पे आप गलती नहीं करिएगा। आप पहले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा। नहीं आ गया है तो यानी ये सारी उनकी रचनाएं हैं। बावरी आयरी भी है, सुनहरे शैवाल भी है, इतलिमे भी है, हरी घास पे छड़बड़ भी है, आंगन के पारदार भी है, तो रेणुका, हुंकार, ये सभी जो रचनाएं हैं ना, ये आ जाती है आपके पास। रेणुका, हुंकार, अक्सर करके रामधारी सिंह दिनकर, ऐसे उनकी रचनाएं आ जाती हैं। तो आप इसे ही लगा लेंगे भाई, जब ये उनकी है तो ये इनकी तो होगी नहीं। तो अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छे से इसे करेक्ट लगा लेंगे। अब हम आ जाते हैं 30 क्वेश्चंस पे कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। रेणुका तो अभी हमने पढ़ा कि नहीं है, परिजात भी नहीं है। अरे वाह, लहर दिख गई। तो लहर देखते ही लहर लहर हमारा मन करेगा और हम बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन लगा के चले आएंगे। और जयशंकर प्रसाद की तो रचना आपको याद ही कर लेनी है, कौन कौन सी है? लहर हो गया, झरना हो गया, आधी हो गया, और इरावती हो गया, तितली हो गया, आंसू हो गया, अजातशत्रु हो गया। ये सब किसकी हैं? ये सब जयशंकर प्रसाद जी की हैं। तो इनकी अगर रचनाएं अगर आप याद करना चाहें तो बहुत ही आसान है, आप इनकी रचनाएं आसान भाषा में याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके होते हैं 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन कंप्लीट। अगर आप यहाँ से देख के जाते हैं तो शायद आपके 4-5 क्वेश्चन यहाँ से फंस सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन है। तो भाई यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे, कहीं आपसे दूसरे ग्रह से उठा के लिया नहीं जाएगा। आप इससे डरिएगा ना, हिंदी साहित्य से एक बार प्रैक्टिस करके जाइए, आप करके आओगे। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, जो कि है 31। कुटज के रचनाकार हैं, यानी जो कुटज है उसके रचनाकार कौन है? मोहन राकेश, अज्ञेय, प्रोजी सुंदर रेड्डी। तो अज्ञेय जी की तो अभी हमने देखा भाई, अज्ञेय जी की है हरी घास पे छड़बर, सुनहरे शैवाल, आंगन के पार द्वार, ये सारा है। तो ये कहाँ से कुटज उटज आ रहा है इसी में? मोहन राकेश की भी नहीं हो सकती। प्रोजी सुंदर रेड्डी भी थोड़े अलग ही प्रकार के हैं, यानी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो गए और वासुदेव श्रल अग्रवाल जी हो गए। ये आप सर आपसे आपके एग्जाम्स में जरूर मिलने आ जाते हैं। तो इनकी रचनाएं को थोड़ा सा गौर तरीके से आप एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कोई ना कोई रचना इन दोनों लेखकों की आपकी जरूर मिल जाएगी, वासुदेव श्रल अग्रवाल जी की और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। और इनकी आपको जीवन परिचय भी याद करके रखना है कि जरूर आपका जीवन परिचय भी क्या होता है, इसी में देखने को मिल जाता है। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 32 पे मूव करते हैं कि सन्नाटा के रचनाकार हैं।
जो सन्नाटा है वो भी एक रचना है। तो उसके रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, राय कृष्णदास जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ओ आई सी, ये तो अज्ञेय जी की है, क्योंकि अज्ञेय जी का एक और हमने देख लिया, सन्नाटा हो गया। अब हमने इतले मेम देखा था, हर, हरी घास पे छड़बड़ देखा था, सुनहरे शैवाल देखा था, बावरी हरी देखा था। तो देखिए, आपको तीन बहुत ही महत्वपूर्ण, एक अज्ञेय जी की रचनाएं और एक वासुदेव शरण अग्रवाल जी की, वासुदेव शरण अग्रवाल जी की, और दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, और जयशंकर प्रसाद जी की भी, जय शंकर प्रसाद। ये जो आपके पास लेखक है ना, इनकी आप रचनाएं रट लीजिएगा अच्छे से, रचना अच्छे से पढ़ के जाना है, अच्छे से पढ़कर जाइएगा अपने एग्जाम हॉल में, क्योंकि इनसे आपके क्वेश्चंस 100% फंसते हैं। तो अज्ञेय, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, क्योंकि अब तक हमने जितने भी सेट सॉल्व किए हैं उसमें से ये सभी लेखक जरूर मिले हैं एक क्वेश्चंस को लेकर, या तो मतलब एक क्वेश्चन अज्ञेय की कोई रचना पूछ दी गई है, या मतलब इन्हीं ने जैसे तार सप्तक को प्रकाशित किया था तो उससे क्वेश्चन बन गया कि कब किया गया था। लेकिन इन पे आपको क्वेश्चन 100% गारंटी है कि मिलेंगे ही मिलेंगे, तो इसलिए आपको इनको तो अच्छे से तैयार करके जाना है। तो हमने 32 क्वेश्चंस कर लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि दीप जले शंख बजे संस्मरण के रचनाकार हैं। तो देखिए, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो दीप जले शंख बजे, कितना अच्छा सा नाम है ना, कि दीप जले शंख बजे गीत सा है ना, तो आप याद करेंगे ना तो रचनाएं में भी आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। भाई नाम ही उनके इतने अच्छे अच्छे हैं, सोचिए पढ़ने के बाद क्या होगा। तो आपसे पूछ सकता है कि दीप जले शंख बजे ये क्या है? तो ये एक संस्मरण है। जैसे पूछेगा किस विधा की रचना है, तो आपको याद रखना है कि ये संस्मरण है। तो एक क्वेश्चन वैसे हो गया, और हम इस क्वेश्चन में इसका आंसर ढूंढते हैं। भाई ये किसने लिख दिया था इतना सुंदर सा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो भाई बहुत नहीं दिख रहा है, तो ये तो निकल लिए। अज्ञेय जी, अज्ञेय के भी हमने देखा, तो अज्ञेय जी के तो हो नहीं सकती। श्याम सुंदर दास की भी नहीं। ये है हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्रसिद्ध कवि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की। तो आपको कन्हैयालाल मिश्र ना देके आपको कभी कभी केवल प्रभाकर देगा, तो याद रखिए कि प्रभाकर जो है वो कन्हैयालाल मिश्र का ही नाम है। कभी कभी आपसे पूछ देगा क्वेश्चन में ये भी कि प्रभाकर जी का पूरा नाम क्या था, तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अब हम अपने 34वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि पैरों में पंख बांध कर किस विधा की कृति है। वाओ, कितनी मतलब अमेजिंग है। पैरों में पंख बांध कर हम क्या करते हैं? क्या हम बैठे रहते हैं कहीं? अगर हम पैरों में पंख बांध रहे हैं, या मान लीजिए चिड़िया के बारे में ही कहा जा रहा है, या हम ही कह रहे हैं, तो पैरों में पंख बांधने का मतलब है कि वो एक ठर टिकेगा नहीं, वो चलता जाएगा। तो यानी वो यात्रा करेगा ना, तो वो कहानी तो होगा नहीं, निबंध भी नहीं होगा, नाटक भी नहीं होगा, वो होगा यात्रा वृतांत। कि वो पैरों में पंख बांध लिया है तो वो निकल जाएंगे यात्रा पे, तो यानी ये क्या है? यात्रा वृतांत है। अब आपके पास बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन फिर आ गया कि विचार प्रवाह के रचनाकार कौन है? और अगेन हमने जैसा कि बताया कि आपको डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जरूर ही मिल जाएंगे, तो यानी ये किसकी रचना हो जाएगी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की महत्वपूर्ण रचना हो जाएगी। अब आषाढ़ का एक दिन प्रसिद्ध कृति है। आषाढ़ का एक दिन जो बहुत ही प्रसिद्ध कृति है, वो किसकी है? सरदार पूर्ण सिंह की, मोहन राकेश की, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की, कि डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद जी की? तो ये है हमारे मोहन राकेश जी की। आषाढ़ का एक दिन याद रखिएगा। ये भी BBIP है, क्योंकि आपके थोड़ा सा चैप्टर्स वाले में नहीं है, ना ही आपको इनकी कोई कहानी जो भी है आप पढ़े हैं, तो ये थोड़ा सा हटके तो आपको याद रखना है। अब आ गया अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक हैं। तो आप इसका नाम सुन के तो आंसर ऐसे ही आ जाएगा, अगर आपने शुरू से हिंदी पढ़ी ही तो है।
तो राम वृषभेन पुरी, इनकी तो है नहीं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनकी भी नहीं है। जैनेंद्र प्रसाद, इनकी भी नहीं। तो राहुल सांस्कृत्यायन की है, क्योंकि राहुल सांस्कृत्यायन ही है कि जो कि यात्रा मतलब बहुत सारी यात्राएं किए थे, तिब्बत की यात्रा। तो ये थे घुमक्कड़, तो वही थे ना कि अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, तो उन्होंने लिख भी दी थी। अब हमने 37 क्वेश्चन कर लिया। हम आ जाते हैं अपने 38वें क्वेश्चन पे कि कश्मीर सुषमा प्रसिद्ध कृति है। जो कश्मीर सुषमा है वो किसकी प्रसिद्ध कवि है, कृति है? तो भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भी आपके पास आ गए। महावीर प्रसाद, महादेवी वर्मा आ गई, अज्ञे जी आ गए, मोहन राकेश जी आ गए। तो अज्ञे जी को तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं कि नहीं होंगे। महादेवी वर्मा भी नहीं है, ये तो अलग अलग उपमा प्राय ये सब लिखी हैं। तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। महादेवी वर्मा का आप याद रख सकते हैं, अड़िमा, अपरा, अतीत के चलचित्र, ये सारी जो रचना है वो महादेवी वर्मा जी की है। अब आ गया शिक्षा का उद्देश्य किस विधा की रचना है। जो शिक्षा का उद्देश्य या भारत संस्कृति आधुनिकता इस तरह का आ जाए ना, तो वो आपके पास कहानी तो होता नहीं है, नाटक भी नहीं होता, उपन्यास भी नहीं होता। जैसे कि हम निबंध लिखते हैं ना कि जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा, बेरोजगारी, तो इन पे आप क्या लिखते हो? कहानी तो लिखते नहीं हो कि नहीं हम कहा जनसंख्या वृद्धि पे कहानी लिखेंगे। भाई कहानी कैसे लिख सकते हो आप? ये कोई कहानी तो है ना कि हाँ ये शुरू हुई और खत्म भी होगी, ये चलती जा रही है ना, तो इस पे हम एक निबंध लिख सकते हैं। तो यानी शिक्षा का उद्देश्य भी है, तो ये भी खत्म तो होने वाला नहीं है, तो ये भी एक कहानी में हो नहीं सकता, या इसे कोई प्रस्तुत भी एक चीज में कर नहीं सकता, यानी इस पे हम निबंध लिख सकते हैं इसके बारे में। और हम मूव कर चुके हैं अपने 40 क्वेश्चंस पे, तो हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। बहुत जल्द ही आपके पास 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो 40वां देख लीजिए कि चिद्दीलास के लेखक हैं। जो चिद्दीलास है उसके लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, वासुदेव श्रील अग्रवाल जी हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद नंद जी हैं कि सरदार पूर्ण सिंह। देखिए आपको ये फिर शॉर्ट फॉर्म में मिल जाएगा पूर्ण सिंह, तो याद रखिए ये सरदार पूर्ण सिंह इनका पूरा नाम होता है। तो ये दो दो हट गए, यानी ये डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं, इनके लेखक चिद्दी विलास के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। तो ये भी आपके पास थोड़ा सा हटके आपसे लेखक का, लेकिन इनके चैप्टर्स आप 11 ऐसे करके पढ़े ही होंगे कभी, तो ये उसमें आपका आ जाता है, तो आप यहाँ पे तैयार कर लेंगे कि चिद्दीलास जो है वो किसकी है, डॉक्टर संपूर्णानंद जी की है। तो 40 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे होते हैं कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं अपने निहार किसकी कृति है। तो अभी हमने पढ़ा था कि निहार, अड़िमा, अपरा, अतीत के जलचित्र, ये सब किसके हैं? वो है महावीर देवी वर्मा के। तो मुकेश राकेश, मैत्री सरल गुप्त, मलिक मोहम्मद जायसी, इन सबों की तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। हमारे पास जो आंसर है वो निहार महादेवी वर्मा जी का है। अब हम मूव करते हैं अपने 42 क्वेश्चंस पे कि कुरुक्षेत्र किसकी कृति है। केशवदास की है, रामधारी सिंह दिनकर जी की है, प्रेमचंद्र जी की है, महादेवी वर्मा जी की है। देखिए एलिमिनेट हम यहाँ से कर सकते हैं भाई, केशवदास जी की तो होने वाली नहीं है, महादेवी वर्मा की भी नहीं होगी। थोड़ा सा कंफ्यूजन प्रेमचंद्र और रामधारी सिंह दिनकर में है। प्रेमचंद्र की भी ऐसे कई है ना, कर्मभूमि, रंगधूली, ये सारी हैं। तो अब जो याद रखना है आपको कि जो कुरुक्षेत्र है ना वो रामधारी सिंह दिनकर जी का है। तो ये आप थोड़ा सा इनमें याद रखेंगे कि कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का है, ये प्रेमचंद्र जी का नहीं हो सकता। अब फिर आपके पास आ गया युग वाला क्वेश्चन कि भक्ति काल की रचना है, इसमें से कौन सी जो रचना है वो भक्ति काल की है। साकेत, लहर, प्रेम माधुर्य की विनय पत्रिका। तो जो विनय पत्रिका है वही है आपके पास भक्ति काल की रचना। केशव मौर्य, रामचंद्र मतलब भक्ति काल के जो कवि थे उन्होंने ही लिखा है। साकेत तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वो तो हम याद रख सकते हैं। लहर हमने देखा था कि वो जयशंकर प्रसाद की है, तो भाई जयशंकर प्रसाद भक्ति काल में थे ही नहीं, तो वो लिख कैसे देंगे जाके, वो तो आपके पास छायावादी युग के थे। प्रेमाद्र भी नहीं है, तो वो है आपके पास विनय पत्रिका। तो अब आ जाइए अपने आप 44 क्वेश्चन पे कि प्रयोगवादी कवि हैं। फिर आपसे ये युग पे क्वेश्चन आ गया कि जो आधुनिक काल को भी हमने बांटा है ना, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, छायादोत्तर, तो इन सबों में जो हमने बांटा है तो इनमें भी अलग अलग कवि हैं। तो इनमें देखना है कि हमें जो प्रयोगवादी है उसमें कौन से हैं।
महादेवी वर्मा, अरे यार ये तो छायावादी युग है। निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला ये भी नहीं है। सुमित्रा नंदन पंत जी, ये भी नहीं है। गिरिजा कुमार माथुर जो हैं वही हैं आपके पास प्रयोगवादी कवि के कवि हैं। अब अगेन फिर एक से आपको युग से क्वेश्चन आने वाला है कि रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं। देखिए जो रीति काल है ना उसको रीतिबद्ध, रीति सिक्त और रीति सिद्ध और रीति मुक्त में विभाजित किया गया है। तो इसके अलग अलग कवि हैं। तो आपको एक रीतिबद्ध के बताना है। तो बिहारी जो तो हो ही नहीं सकते भाई, ये रीति मुक्त थे। माखनलाल चतुर्वेदी, अरे ये तो वहां के थे ही नहीं रीति काल के। ठाकुर, ये भी नहीं है। तो जो भिखारी दास है ना वो है रीतिबद्ध काव्य के कवि। अब आपके पास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। वीवीआईपी आप लगा लो, आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि, और आपके जरूर चांसेस है कि आपके बोर्ड में भी आ सके कि अर्धनारीश्वर के रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत। नो, वैसे तो आपको ये याद होगा, बिना ऑप्शन दिए आप इसको लिख सकते हो, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। तुलसीदास, नो, ये तो हो ही नहीं सकते। रामधारी सिंह दिनकर, तो हाँ भाई यही है, यही इन्हीं को हमने पढ़ा है। अर्धनारीश्वर के जो लेखक रचयिता हैं वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। उर्वशी हो गया और अर्धनारीश्वर हो गए, इस पे तो हमें ध्यान रखना है कि ये रामधारी सिंह दिनकर जी का है। तो 46 कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत ही चंद क्वेश्चंस बचे हैं, और उन्हें भी आप पूरा देख के जाइएगा, क्योंकि बाय द वे आप यहाँ तक देखिए और 4 क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हैं तो भाई लक खराब रहा, वही 4 क्वेश्चन आ गए तो और बाद में आपको पछताना ना हो। इसीलिए जो भी सेशंस देखे, जहां से भी देखे, उसको कंप्लीट देख के जाए। तो 47 क्वेश्चन हमारे पास है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। देखिए यहाँ से आप पे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरिऔध का पूरा नाम बताओ, तो आप बताएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय। और इनकी आपको जीवन परिचय भी याद रखना है। अगर आप क्लास 12th में हैं तो आप इनकी जीवन परिचय भी याद रखेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं इनकी रचना क्या है। निहार, श्यामधेनी, प्रिय प्रवास, साकेत। तो भाई प्रिय प्रवास जी हैं, प्रिय प्रवास ही है हमारी अयोध्या सिंह उपाध्याय की। ये तो हमारे बुक की है, हम इसे कैसे भूल सकते हैं। और मैम ये तो एग्जामिनर साहब हमें क्वेश्चंस भी ना दे, ऑप्शंस भी ना दे, तब भी हम लिख के चले आए। यही एटीट्यूड रखिएगा बच्चों। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं 48 क्वेश्चन पे कि जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया था। तो आपको यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो, उनका मतलब जायसी का पूरा नाम क्या था। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी थे। तो जायसी नाम से, मलिक मोहम्मद नाम से थोड़ा सा हमारे दिमाग में आता है कि भाई ये बिलोंग करते हैं मतलब थोड़ा उर्दू भाषा से, मतलब मुस्लिम भाषा से। तो ये उर्दू फारसी, तो हमें फारसी दिखती है तो हम कहते हैं हाँ नहीं यही होने वाली है। भाई याद रखिएगा, जब पद्मावत लिखा था इन्होंने, अपना कुछ तो लिखा नहीं था। तो पद्मावत जो थी वो अवधि थी, अवधि भाषा में लिखी गई थी। ब्रज भाषा में तो लिखी नहीं गई थी। ब्रज भाषा में तो हमारे कृष्णा जी की जो चीजें की जाती है वो होती है ब्रज भाषा में। और खड़ी बोली में तो होने के कोई चांसेस ही नहीं, क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी जी इधर के कवि थे ही नहीं, वो तो रीति के कवि थे। अब आपके पास फिर आ गई है रामचंद्रिका के रचयिता हैं कौन। तुलसीदास, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। रामचरितमानस, तो रामचंद्र, हाँ हो सकती है, लेकिन नो, आप इसमें कंफ्यूज कभी मत होइएगा कि जो तुलसीदास है उस पर आपको डाउट होना चाहिए कि नहीं तुलसीदास ही हो सकते हैं। सूरदास, ये तो रामचंद्र जी नहीं, ये कृष्ण कृष्ण भक्ति शाखा के थे। नाभादास, तो नाभादास का हमने देखा था अष्टयाम, तो नहीं। केशवदास जी थे रामचंद्रिका के रचयिता, तो आपको यहाँ से याद रखना है। और हम मूव करते हैं आपके 50 क्वेश्चंस पे कि कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है। अतिमा, हाँ ये भी है। स्वर्णधुली, ये भी है। चितंबरा, ये भी है। अरे यार हमें इन 3 में पढ़ के अपना टाइम वेस्ट किया। आंसू दिख रहा है और आंसू हमें पता है कि जयशंकर प्रसाद जी का है, तो जब नहीं दिया है तो हमें यही तो लगाना है। तो आपको थोड़े अपने ब्रेन को एक्टिव रखना है भाई, कि हमने जयशंकर प्रसाद का याद करके आया था, तो भाई सबकी और घुमा लो, जब उनकी हमें याद है तो फिर कैसे गलती हो सकती है। तो हमने यहाँ पे 50 की जगह लिया 51 क्वेश्चन। कहा जाता है ना कि 51 एक जो भी आता है ना ये होता है शुभ,
और हमें एग्जाम्स के लिए सुबह सुबह ही कार्य करना है, सुबह सुबह ही सोचना है, तो हम शुभ तरीके से क्वेश्चंस भी करेंगे। तो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं 51, यानी 50 की जगह 51 एक क्वेश्चन और आ गया है, जैसे कि शुभ के रूप में। तो अब यहाँ पे लिखा कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। ओह माय गॉड, फिर यहाँ से मिल गया नहीं वाला क्वेश्चन। सुरसागर, सुरावली, साहित्य लहरी। अब मान लीजिए इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है, लेकिन सब में सुर सुर लग रहा है, तो भाई तो ये तो उनकी होगी, साहित्य लहरी। ओ माय गॉड, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। अरे भाई शब्द दिया है तो साखी शब्द रमैनी, आपने पढ़ा होगा। यहाँ से सुब वाला जो क्वेश्चन हम देखते हैं कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है, तो आप नहीं पढ़ के शब्द साखी रमैनी, ये तो इनसे रिलेट ही नहीं करते थे, यानी जो शब्द है वो नहीं है। तो यहाँ के पे आपके होते हैं पूरे 51 क्वेश्चन शुभ के रूप में खत्म। और इतनी प्रैक्टिस अगर आप करके जाते हो तो आई होप आपको एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिले और बहुत ही एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि अब मैं हिंदी साहित्य के भी क्वेश्चन छोड़ के आने वाला नहीं हूँ या नहीं आने वाली नहीं हूँ। हम पूरे हिंदी साहित्य के क्वेश्चंस में 10 आउट ऑफ 10 हम लेके ही आएंगे। हम बहुत सारे प्रैक्टिस करके जा रहे हैं। और देखिए अभी इस टाइम पे भी हम चाहें तो बहुत अच्छे तरीके से भी हमारे एग्जाम में बचे दिन है, तो आप यहाँ से अगर भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो ना, तब भी आप ये 10 आउट ऑफ 10 आउट ले सकते हैं। 5 आपका गद्य वाला हो जाएगा, 5 आपका पद्य वाला हो जाएगा। तो अगर आपको ये सेशंस अच्छे लगे हों और आपको इसी प्रकार के और भी सेशन चाहिए, तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में एक कमेंट जरूर लिखिएगा कि हाँ मैम ये से मुझसे बहुत हेल्प हो रही है और हम ऐसे सेशंस और चाहते हैं। तो आपको बिना टाइम वेस्ट किए, मतलब बिना देरी के, एग्जाम से पहले आपको और भी प्रैक्टिस करवा दी जाएंगी, जिससे आपके एग्जाम में एक बहुत ही प्लस पॉइंट मिल जाए। तो अगर ये सेशंस हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट्स जो भी हो, आप थोड़ा सा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अगेन थैंक यू, ऑलवेज बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव एंड वर्क हार्ड, वर्क हार्ड।